कल तक ये गांव खुशी से झूम उठा था, लेकिन अचानक जैसे इस गांव के सुकून को किसी की नजर लग गई हो। एक ही रात में गांव के 10 लोग मर गए, वो भी ऐसी खौफनाक हालत में कि मरने के बाद भी सबकी आंखें खुली हुई थीं और उनके चेहरे पर डर नजर आ रहा था। ये देखकर गांव वाले खौफ के मारे थर-थर कांप रहे थे। माधवपुर पर काले बादलों का साया मंडरा रहा है। इन सब की मौत काले जादू से हुई है। पंडित जी की ये बात सुनते ही गांव के लोगों के दिल में खौफ का सांप लौटने लगता है। सब डर से कांप उठते हैं। पंडित जी, ये लाशें तो जैसे पत्थर की हो गई हो। शास्त्रों में लिखा है कि काले जादू से मरी लाशें या तो बहुत भारी हो जाती हैं या बहुत हल्की। कभी कभी वो लाश खुद ही हिलने लगती है और उसमें से खौफनाक आवाजें भी निकलती हैं। पंडित जी ने जैसे ही ये बात कही, लाश एकदम से खुद से हिलने लगती है और उसमें से ऐसी डरावनी आवाजें आती हैं जैसे कोई रूह चिल्ला रही हो। ये सुनते ही पंडित जी और गांव के सभी लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। गांव के लोग डर से कांपते हुए सरपंच के घर जा पहुंचते हैं। सरपंच साहब, हमें बचा लीजिए, कस्बे में कोई खौफनाक काला जादू चल रहा है। हाँ सरपंच जी, एक ही रात में हमारे कस्बे के 10 लोग मर गए और उनके जिस्म पर ऐसे अजीबोगरीब निशान थे जैसे किसी ने उन पर काला जादू कर दिया हो। अभी अभी मुझे खबर मिली है कि ये काला जादू कौन कर रहा है। नाम बताइए सरपंच साहब, उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आओ मेरे साथ। सरपंच सभी गांव वालों को एक घने जंगल में ले जाता है, जहां लोग देखते हैं कि एक औरत दरख्त के नीचे बैठी कोई पूजा कर रही है। ऐसा लगता है जैसे वो काले जादू का जाल बुन रही हो। गांव वाले गुस्से में आग बबूला होकर उस औरत पर टूट पड़ते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो? पहले मेरी बात तो सुनो। वो औरत बार बार गांव वालों को रोकने की कोशिश करती है, कुछ बताना चाहती है, मगर गांव वाले उसकी एक नहीं सुनते और उसे उसी दरख्त से बांधकर आग के हवाले कर देते हैं। एक छोटा सा बच्चा दूर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है। उस औरत के मरने के बाद गांव में मौत का तूफान थम गया, जिससे सरपंच साहब की इज्जत और बढ़ गई। अब उनकी बेटी शीतल भी जवान हो चुकी है। सरपंच साहब उसकी शादी करवाना चाहते हैं। मैंने सुबह एक फोटो भेजी थी, देखी? हाँ, वो रिप्लाई भी तो किया था, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वाली फोटो नहीं, लड़के की फोटो की बात कर रही हूँ मैं। माँ, मैंने लड़का देखा है, आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? कौन है लड़का? क्या नाम है? किस खानदान से है? हम ठाकुर हैं, किसी भी जाति खानदान में तुम्हारी निकाह थोड़ी करवा देंगे। पापा, अजय भी ठाकुर ही है। कल मिलने के लिए बुला लो, पहले देखेंगे, फिर फैसला करेंगे कि निकाह करनी है या नहीं। जी पापा। शीतल अजय से मिलने आई है और उसे समझा रही है कि उसके पापा के सामने कैसे पेश आना है। सबसे पहले तो ये छपरियों वाले कपड़े पहनकर मत जाना पापा के सामने। शर्ट का बटन बंद रखना और दाढ़ी क्लीन शेव्ड। जाते ही पैर छूकर प्रणाम करना। और भी कुछ है तो बता दो, याद कर लेता हूँ। हाँ, अगर पापा पूछेंगे कि कितना कमा लेते हो तो क्या कहोगे? 15,000। इससे ज्यादा सैलरी तो मेरे पापा नौकर को दे देते हैं। फिर तो उसी से कर लो निकाह। सेम कास्ट नहीं है ना, मैं ठाकुर हूँ और वो सिन्हा, पूरे एक लेटर का फर्क है। अजय शीतल के पापा से मिलने माधवपुर आता है। गांव में कदम रखते ही अजय की आंखों में एक अजीब सी छाया सी नजर आती है। अजय माधवपुर को बहुत अजीब नजरों से देख रहा है, जैसे इस गांव से उसका कोई पुराना गहरा रिश्ता हो। खैर, अजय शीतल के घर पहुंचता है। बेटा, घर में और कौन कौन है? बस मैं अकेला हूँ अंकल। लेकिन शीतल तो बता रही थी कि अम्मी अब्बू भी तुम्हारे साथ ही रहते हैं। हाँ, रहते हैं कि, लेकिन अब किसी जरूरी काम से दिल्ली गए हैं। अजय सरपंच को अपने बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। खैर,
शीतल की फैमिली को अजय पसंद आ जाता है और शादी की बात तय हो जाती है। आज शीतल और अजय की शादी है। शीतल के चाचा शादी में शामिल होने के लिए निकलते हैं। तभी बगल के कमरे से अजय की चीख सुनाई देती है। चाचा बचाइए, बचाइए, कोई है? अजय की ये डरावनी चीख सुनते ही चाचा के दिल में खौफ समाता है। अजय तो नीचे है, फिर बगल के कमरे से कौन चिल्ला रहा है? हो सकता है किसी काम से ऊपर आया हो। ये सोचकर चाचा कमरे में जाते ही देखते हैं कि एक कोने में अजय खौफ से सहमा हुआ बैठा है। क्या हुआ बेटा? आपके पीछे कोई है, देखिए। चाचा देखते हैं कि अजय दीवार पर सांप की तरह रेंगता हुआ उनकी ओर बढ़ रहा है। चाचा के दिल में डर समा जाता है। अजय तो वो है, फिर तुम कौन हो? अजय चाचा को देखकर एक डरावनी सी हंसी हंसता है। ये देखकर चाचा वहां से भागने लगते हैं, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। अजय चाचा पर तेज हमला करता है और वो वहीं मर जाते हैं। सभी चाचा का इंतजार कर रहे हैं। शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। शीतल चाचा को कॉल करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अब तो चाचा फोन का भी जवाब नहीं दे रहे हैं। सरपंच साहब, शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा है। आप कहे तो निकाह का काम आगाज किया जाए। जी, आप आगाज कीजिए। पंडित जी शादी करवा देते हैं। शादी खत्म होते ही घर का नौकर दौड़ता हुआ आता है। साहब, उमेश चाचा घर में मरे पड़े हैं। वहां जाकर देखते हैं कि उमेश की लाश पड़ी है। उसकी आंखें खुली हैं और चेहरा बहुत खौफनाक दिख रहा है। मरने के बाद भी आंखें खुली हैं। चेहरा तो देखो, कितना खौफनाक लग रहा है। आज से 25 साल पहले जब एक ही रात में गांव के 10 लोग मरे थे, तब भी सबकी आंखें ऐसी ही खुली थी। सबके चेहरे ऐसे ही खौफनाक लग रहे थे। किसी ने काले जादू से इन्हें मारा है। ये सुनते ही गांव के लोग डर जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि काली जादू से मरी लाशें या तो बहुत भारी हो जाती हैं या बहुत हल्की हो जाती हैं। कभी कभी वो लाश खुद ही हिलने लगती है और उसमें से खौफनाक आवाजें निकलने लगती हैं। पंडित जी की ये बात बोलते ही लाइट चली जाती है। हवा में एक आवाज सुनाई देती है। लाश अपने आप हिलने लगती है और उसमें से ऐसी खौफनाक आवाजें आती हैं जैसे कोई रूह चिल्ला रही हो। ये देखकर गांव वाले डर के मारे भाग जाते हैं। लाश के पास सिर्फ पंडित जी और सरपंच खड़े रह जाते हैं। ऐसे में तो मेरे भाई का अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाएगा। क्या करे पंडित जी, कोई रास्ता बताइए। आपके भाई के जिस्म में किसी रूह का साया बस गया है। आप किसी तांत्रिक को बुलाइए, वो इसका कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। सरपंच साहब पंडित जी के साथ तांत्रिक को ढूंढने निकल पड़ते हैं। लाश के पास कोई नहीं रहता। लाश अकेली पड़ी रहती है और उसमें से एक अजीब खौफनाक आवाजें निकलती रहती हैं। कुछ देर बाद जब सरपंच साहब और पंडित जी तांत्रिक के साथ वापस आते हैं तो देखते हैं कि लाश वहां से गायब हो चुकी है। लाश कहाँ गई? यही तो थी। अनर्थ हो गया। जिसने भी ये काला जादू किया उसने इस लाश को गायब किया है। अगर लाश मेरे सामने होती तो पता चल जाता कि काला जादू किसने किया। सब सोच में डूब जाते हैं कि आखिर लाश को किसने गायब किया। ये काला जादू कौन कर रहा है? रात का अंधेरा है। गांव के सभी लोग खौफ से कांप रहे हैं। अब देखना होगा कि इस खौफनाक मुसीबत से कौन बचाता है। माधवपुर का अंधेरा और गहरा होता जा रहा है। सरपंच के भाई की लाश का गायब होना एक खौफनाक राज बन चुका है। गांव वालों के दिल में डर का सांप लुट रहा है। आखिर कौन है वो शैतान जो ये काला जादू कर रहा है? तभी घर का नौकर दौड़ता हुआ आता है। मालिक, मैंने अपनी आंखों से कल रात अजय भैया को दीवार पर सांप की तरह रेंगते हुए देखा।
थोड़ी देर बाद जब हम घर गए तब आपके भाई को मरा हुआ देखा। नौकर की ये बात सुन सबकी नजरें अजय पर टिक जाती हैं। अजय का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वो कुछ बोलने ही वाला होता है कि सरपंच बोल पड़ते हैं। कुछ भी बकवास किए जा रहा है। अजय दीवार पर कैसे रेंग सकता है? हमेशा नशे में डूबा रहता है, अभी भी नशे में ही होगा, तभी तो ऐसी बकवास कर रहा है। दीदी कल रात में बिल्कुल होश में था। मैंने जो देखा वो हकीकत है। नौकर की बातों को सब नकार देते हैं क्योंकि सबको लगता है कि वो नशे की वजह से कह रहा है। रात का वक्त है। शीतल और अजय सो रहे हैं, मगर अचानक अजय की आंख खुल जाती है। घड़ी में रात के 1 बज रहे हैं। वो चुपके से घर से निकल पड़ता है, जैसे कोई भूत उसके पीछे पड़ा हो। वो शमशान घाट पहुंचता है और वहां फावड़े से मिट्टी खोदने लगता है। मिट्टी हटाते ही सरपंच के भाई उमेश की लाश सामने आती है। अजय उस लाश के सामने मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। ओम तमसो वज्र क्रोधाया संकटाहरा मृतम जया। मंत्र के पढ़ने के साथ ही उसकी आंखें खुलती हैं, लाल खूंखार, जैसे कोई शैतान उसमें समाया हो। उमेश की लाश धीरे से उठ खड़ी होती है और उड़ते हुए गांव की ओर बढ़ती है। रात का सन्नाटा और भी खौफनाक हो चुका है। उमेश की लाश, जिसे कोई प्रेत माधवपुर की सड़कों पर उड़ती हुई चल रही है। वो एक घर के दरवाजे पर खटखटाता है और खौफनाक आवाज में पुकारता है, दिलीप, दिलीप। दिलीप की नींद टूट जाती है। उमेश की आवाज सुनकर उसका दिल डर से कांप उठा। ये तो उमेश की आवाज है। वो यहाँ कैसे आ सकता है? दरवाजा मत खोलो। पत्नी के मना करने के बावजूद दिलीप दरवाजा खोलता है। सामने उमेश को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उमेश की आंखें लाल, जैसे शैतान का रूप धारण किया हो। उमेश, तुम? उमेश एक शैतानी हंसी के साथ दिलीप का सिर पकड़ता है और उसे घुमा देता है। दिलीप वहीं मर जाता है। एक ही रात में उमेश की रूह गांव के बहुत सारे लोगों के दरवाजे खटखटाती है। पूरा गांव खौफ के अंधेरे में डूब जाता है। सरपंच का घर एक बार फिर डर के काले साए में डूबा हुआ है। दिलीप की बीवी और कुछ गांव वाले सरपंच को उमेश की रूह के खौफनाक किस्से सुनाते हैं। सरपंच का चेहरा सफेद पड़ जाता है। ये कैसे हो सकता है? मरा हुआ इंसान आवाज कैसे दे सकता है? सरपंच साहब, हमने अपने कानों से सुना। रात में उमेश ही सबके घर जाकर पुकार रहा था। आवाज ऐसी थी जैसे कोई शैतान उसके अंदर घुस गया हो। हाँ, उसके भीतर शैतान ही घुसा हुआ है। हमें पहले उमेश की लाश खोजनी होगी। लेकिन तांत्रिक जी, काला जादू कर कौन रहा है? 7 दिन बाद अमावस्या की रात सारे राज खुल जाएंगे। मैं गुप्त साधना करूंगा, रूहानी ताकतों का आगाज करूंगा। गांव वाले फैसला करते हैं कि अगले 7 दिन तक कोई रात को घर से बाहर नहीं निकलेगा। शीतल परेशान है, जैसे कोई खौफनाक सच उसके दिल में कांप रहा हो। बेटा, किस सोच में डूबी हो? ज्यादा मत सोचो। अमावस्या की रात तांत्रिक जी साधना करेंगे, सारे राज खुल जाएंगे। पापा, मुझे लगता है इन सब के पीछे अजय का हाथ है। नौकर से ही कह रहा था। क्या? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ पापा, कल रात गांव में 25 लोग मरे हैं और जब रात को मेरी नींद खुली, अजय घर में नहीं था। हमें अजय के बारे में पता लगाना होगा। मुझे उसके माँ बाप से मिलना होगा। उसके माँ बाप नहीं है, वो अनाथ है। लेकिन तुमने तो कहा था कि उसके अम्मी अब्बू उसके साथ रहते हैं। वो झूठ था पापा। अब मेरी शादी किसी अनाथ से नहीं करते, इसलिए मैंने झूठ बोला। लेकिन अब मैं उसके बारे में सब पता लगाऊंगी। शीतल सीतापुर के लिए निकल पड़ती है क्योंकि अजय ने उससे पहली बार मिलते वक्त ये कहा था कि वो सीतापुर का है। वहाँ के लोग एक खौफनाक सच बताते हैं। अजय सीतापुर का नहीं है। वो 6 साल का था जब ही वो यहाँ आया और यतीम खाने में रहने लगा। वो यतीम खाना कहाँ है?
यतीम खाने को किसी ने जला दिया। लोग कहते हैं कि अजय ने ही जला दिया। पर अजय यतीम खाना क्यों जलाएगा? उसके कारनामे ठीक नहीं थे। वो यतीम खाने में काला जादू करता था, इसीलिए उसे निकाल दिया गया। गुस्से में उसने यतीम खाने में आग लगा दी। ये सुनकर शीतल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि माधवपुर के खौफ की वजह अजय ही है। मगर वो सोचती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, इससे उसे क्या मिलता है। सीतापुर से लौटते लौटते शीतल काफी डर जाती है। माधवपुर पर अंधेरा किसी शैतानी साए के तरह छाया हुआ है। सड़कें सुनसान हैं। कोई डर के मारे घर से नहीं निकलता। शीतल घर पहुंचती है, मगर अजय फिर घर पर नहीं है। अजय, अजय! सरपंच अपने तांत्रिक के साथ सलाह मशवरा कर रहा है। क्या हुआ बेटा? पापा, मैंने पता लगा लिया। गांव में जो काला जादू हो रहा है, उसके पीछे अजय का हाथ है। तुम्हें कैसे पता? मैं आज सीतापुर गई थी। वहाँ पता चला कि अजय यतीम खाने में रहता था और काला जादू करता था। उसे वहाँ से निकाल दिया गया तो उसने यतीम खाने को जला दिया और अब वो यहाँ भी वही कर रहा है। हमें उसे अभी ढूंढना होगा। वो कहीं साधना कर रहा होगा। तांत्रिक, सरपंच और शीतल अजय को गांव में ढूंढने निकलते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलता। रात के 1 बज चुके हैं। थक हार कर लौटते वक्त उन्हें शमशान घाट में आग की लपटें नजर आती हैं। शमशान घाट में यह आग कैसी जल रही है? पक्का अजय वहाँ साधना कर रहा है। चलो देखते हैं। शमशान घाट का माहौल खौफ से भरा है। सरपंच, तांत्रिक और शीतल वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि अजय हवन कुंड के सामने साधना में बैठा है। सामने उमेश की लाश पड़ी है और उसके पास ढेर सारी वूडू डॉल रखी हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? वही जो 25 साल पहले जो तुम लोगों ने किया था। हमने क्या किया था वो हकीकत तुम खुद अपने मुंह से बताओगे। तुम सुनने लायक बचोगे ही नहीं। तो मैं क्या बताऊंगा? तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है, मगर जैसे ही वो मंत्र शुरू करता है, अजय तांत्रिक का वूडू डॉल हवन कुंड में फेंक देता है। डॉल के चलते ही तांत्रिक वहीं राख हो जाता है। ये देख सरपंच डर से कांपने लगता है। मैंने पूरे कस्बे का वुडू डॉल बना लिया है। एक एक करके सबको जला के मार दूंगा, जैसे तुमने मेरे अम्मी को जलाया था। क्या? किसने मारा था तुम्हारी माँ को? हकीकत तो सरपंच साहब ही बताएंगे। रुक जाओ, मैं हकीकत बताता हूँ। हाँ, कस्बे वालों ने तुम्हारे अम्मी को जलाया था, लेकिन उसमें उनकी गलती नहीं। मैंने उन्हें उसके खिलाफ भड़काया था। लेकिन क्यों? मेरी अम्मी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम्हारी अम्मी काला जादू जानती थी और वो उसका इस्तेमाल लोगों के अच्छाई के लिए करती थी। मैंने उसे कहा कुछ लोगों को मारकर उनकी दौलत हासिल करनी है, पर उसने इनकार कर दिया। उसका कहना था कि वो अपने इल्म का उपयोग सिर्फ भले के लिए करना चाहती है। मैंने सोचा कि अपने तांत्रिक से ये काम करवा लूँगा, पर वो बोली कि ना वो करेगी और ना मुझे करने देगी। वो पूजा पर बैठ गई लोगों को बचाने के लिए, और मेरे तांत्रिक ने एक रात में 10 लोगों को मार दिया। मुझे खौफ था कि वो हकीकत बता देगी, इसलिए मैंने कस्बे वालों को उसके खिलाफ भड़काया कि वो काला जादू करके लोगों को मार रही है, और लोगों ने उसे दरख्त से बांधकर जला दिया। इसमें मेरी ही गलती है। ये सुनकर शीतल गुस्से में सरपंच का वूडू डॉल हवन कुंड में फेंक देती है। सरपंच वहीं जलकर राख हो जाता है। शीतल, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरे पास बदला लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं भी तुम्हारी जगह होती तो वही करती जो तुमने किया, मगर अब एक वादा करो कि तुम अपनी ये विद्या अपनी माँ की तरह लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करोगे। अजय शीतल से वादा करता है कि अब वो अपने काले जादू की विद्या का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की भलाई के लिए करेगा। माधवपुर में प्रचार करते हैं कि अब गांव में कोई मुसीबत नहीं है। सब फिर से खुशी से जीने लगते हैं।